क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। चुने हुए केवल 28 प्रश्न हैं, पूरी किताब से केवल 28 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर के आए हैं और इन प्रश्नों का उत्तर इस तरह से बताएंगे कि आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं। आप ये भी टेस्ट ले सकते हैं कि आपको कौन कौन सा प्रश्न आता है, आप कितने कर पाते हैं, और आप चैट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि आपने कितने आंसर सही किए, या आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि आपने कितने सही किए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिक इकाई है। आनुवांशिक इकाई क्या होती है? देखिए, सोचिए और बताइए जल्दी से, आनुवांशिक इकाई कौन सी होती है इसमें से? देखिए, आपको बता दें, जो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर जो क्रोमैटिन तंतु होता है, वास्तव में वही गुणसूत्र होता है, या फिर कह लीजिए कि जब कोशिका विभाजन होने लगता है तो वही छोटे छोटे मोटे मोटे हो जाते हैं, तो उन्हें गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्रों पर डीएनए होता है, जो गुणसूत्र होते हैं उसी पर डीएनए होता है, और डीएनए पर जीन पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो जीन है ये आनुवंशिक इकाई होती है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा चौथा, जीन। फिर अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सोचिए और बताइए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सभी लोग आंसर देते रहें, और वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? देखिए, इसमें आंसर सही होगा दूसरा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इनका पूरा नाम था, ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और अगर पूछा जाए कब की थी, तो सन 1928 में की थी। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और ये पेनिसिलिन है क्या? तो प्रतिजैविक होता है, प्रतिजैविक पदार्थ है, या कह लीजिए कि एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ होता है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ था। सोचिए और जल्दी से बताइए, इनमें से पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ कौन सा था? सोचिए और जल्दी से जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कपास, पपीता, टमाटर, सोयाबीन। क्या आप इसका उत्तर दे पाते हैं? चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिए। पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ था, कौन सा था इसमें से? तो इसमें से आंसर सही होगा तीसरा, टमाटर पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ था। और इसे फ्लेवर सेवर भी कहा जाता है, फ्लेवर सेवर भी कहते हैं टमाटर को। जो आनुवांशिक रूपांतरित हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? फ्लेवर सेवर कहा जाता है। आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देते हैं, हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए। तो देखिए, कैलिफोर्निया जो है, कैलिफोर्निया कंपनी, कैलिफोर्निया की कंपनी कैलेगेन ने, कैलिफोर्निया में एक कंपनी है कैलेगेन, तो इसने क्या किया कि टमाटर के धीरे धीरे पकने के गुण को पहचाना। धीरे धीरे क्यों पकता है? इसके गुणसूत्र को उसने जान लिया। जब इसके गुणसूत्र को या गुण को जान गई तो क्या किया कि उस गुणसूत्र या जीन को हटाकर उस गुणसूत्र में परिवर्तन कर दिया या चेंजेस कर दिया और नया टमाटर बना दिया, जिसे फ्लेवर सेवर कहा जाता है या आनुवांशिक रूपांतरित कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए, अगला प्रश्न है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद दिया था। वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वंशागति का क्रोमोसोमवाद सटन एवं बावेरी ने, मेंडल ने, मॉन्टगोमरी ने, बेटसन ने, किसने दिया था? तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, सटन एवं बावेरी ने। और आपको बता दें कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद में था क्या? तो देखिए, इसमें बताया था कि जो जायगोट होता है, जो युग्मनज होता है, युग्मनज कहो या जायगोट कहो, जायगोट सभी
दैहिक कोशिकाएं जायगोट या युग्मनज से बनी या से उत्पन्न, आप लिख दीजिए यहाँ से उत्पन्न, यानी जायगोट या युग्मनज से जितनी भी दैहिक कोशिकाएं बनती हैं, कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। जायगोट या युग्मनज से उत्पन्न, जायगोट या युग्मनज से बनी सभी दैहिक कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। एक तो बात ये बताई थी। दूसरा बताया कि गुणसूत्र जोड़ों में होते हैं। ये वंशागति का क्रोमोसोमवाद आपको बता रहे हैं। गुणसूत्र जोड़ों में होते हैं। एक जोड़ों में कैसे? तो एक पिता से आता है, एक पिता से और एक माता से मिलता है। जो गुणसूत्र है एक पिता से मिलता है और एक माता से, इसलिए जोड़ों में होते हैं। और क्या बताया था? प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होते हैं हर एक। तो ये था वंशागति का क्रोमोसोमवाद, और ये किसने दिया था? तो सटन एवं बावेरी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं। पुनरावृत्ति सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने, माल्थस ने, बीजमान ने, हैकल ने। किसने प्रतिपादित किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए। पुनरावृत्ति सिद्धांत, जल्दी से उत्तर देते रहिए। और यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर ना किया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, सबको शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक भी करते रहिए। देखिए और बताइए कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा हैकल। इनका पूरा नाम अर्नेस्ट हैकल था, अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और ये जर्मन वैज्ञानिक थे। अर्नेस्ट जो हैकल हैं ये जर्मन वैज्ञानिक थे। और पुनरावृत्ति सिद्धांत में था क्या? तो आपको बता दें, इसमें यह था कि प्रत्येक जीव अपने भ्रूण यानी एम्ब्रियो, भ्रूण के विकास, प्रत्येक जीव अपने भ्रूण के विकास में अपनी पूर्वज प्रजातियों के विकास के इतिहास को दोहराता है। इसमें इन्होंने क्या कहा था अर्नेस्ट हैकल ने कि प्रत्येक जीव अपने भ्रूण के, ये 2 बार अपने हो गया है, प्रत्येक जीव अपने भ्रूण के विकास में अपनी पूर्वज प्रजातियों के विकास के इतिहास को दोहराता है। यानी जो जीव के भ्रूण की अवस्थाएं होती हैं वो जैसे पूर्वज की चली होंगी पहले, वैसे ही बिल्कुल एक एक करके स्टेप वाइज चलती रहती हैं। ये पुनरावृत्ति सिद्धांत में बताया था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, आनुवांशिक अभियांत्रिकी से प्राप्त टमाटर है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का हो चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग यहां पर लिख दिया जाए, तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए से प्राप्त टमाटर कौन सा होगा? इसमें से सोचिए और बताइए कौन सा इसमें से टमाटर होगा। देखिए वही क्वेश्चन अभी एक ऊपर आया था, उसी का दूसरा रूप है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा पहला, फ्लेवर सेवर टमाटर। फ्लेवर सेवर आनुवांशिक रूपांतरित फसल होती है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन तो सभी लोग बहुत ही जल्दी से बता लेंगे कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। जल्दी से चैट बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका कोशिश करिए कि सभी लोग चैट बॉक्स में ही आंसर दें, कमेंट बॉक्स में न दें। आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर सही होगा पहला, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने आनुवांशिकी के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य किया। ये लगातार 8 सालों तक प्रयोग करते रहे मटर के पौधे पर, और 8 सालों तक प्रयोग करने के बाद इन्होंने एक संकर संकरण और इसी के साथ दूसरा प्रयोग था इनका द्विसंकर संकरण प्रयोग किए, और
इन्हीं के ऊपर आधारित 3 नियमों का प्रतिपादन किया। पहला था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस तरह से 3 नियमों का प्रतिपादन किया। इतना सारा कार्य करने के लिए ही इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। आंसर से होगा तीसरा, लैमार्क ने फिलॉसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक लिखी थी। जैव विकास से लिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन क्रिया होती है, सोचिए और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया किसमें होती है? शैवालों में, आवृतबीजी पौधों में, कवकों में, अनावृतबीजी पौधों में। तो हम सभी लोग जानते हैं एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं, जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, इनमें द्विनिषेचन की क्रिया होती है, सभी आवृतबीजी पौधों में। देखो बता दें द्विनिषेचन कैसे होता है। ये जैसे मैंने भ्रूण कोश बनाया, यहां पर प्रतिमुख कोशिकाएं बनाई, ये क्या है? प्रतिमुख कोशिकाएं हो जाएंगी। कोशिकाएं यहां पर द्विगुणित केंद्रक हो जाएगा या द्विध्रुवीय केंद्रक हो जाएगा। द्विध्रुवीय केंद्रक कहो चाहे द्विगुणित केंद्रक कहो। ये देखिए ये सहायक कोशिकाएं हो जाएंगी दोनों, ये सहायक कोशिकाएं हैं। और यहां पर अंड कोशिका हो जाएगी, ये अंड कोशिका है। अब देखिए जैसे इधर से पराग नलिका आती है, तो पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं। ये क्या है? नर युग्मक हैं। जब दोनों नर युग्मक इस भ्रूणकोश में स्वतंत्र हो जाते हैं, तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है। जब दोनों इसमें स्वतंत्र हो गए, तो इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है। तो जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है, तो निषेचन हो जाता है, जिससे जाइगोट बनता है या युग्मनज बनता है। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हुआ, तो इसे क्या कहते हैं? निषेचन या सत्य निषेचन कहा जाता है, वास्तविक निषेचन कहा जाता है। और इस क्रिया में जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। और फिर दूसरा नर युग्मक जाकर के द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित हो जाता है, द्विध्रुवीय केंद्रक से। तो देखिए चूंकि एक ही भ्रूणकोश के अंदर 3 केंद्रकों का संलयन हो रहा है, इसलिए इस क्रिया को त्रिसंलयन भी कहा जाता है। त्रिसंलयन की परिभाषा भी यहीं पर आपको बता दी है, पूछा जाता है परीक्षा में। और एक ही भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन हुआ। एक बार तो यहां अंड कोशिका से एक नर युग्मक ने संलयन किया, और दूसरी बार द्विगुणित केंद्रक से संलयन किया, तो 2 बार निषेचन हुआ, इसलिए इसको द्विनिषेचन कहा जाता है। तो द्विनिषेचन की क्रिया जितने भी आवृतबीजी पौधे होते हैं उन सब में होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, सोचिए और बताइए इसमें से भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? रामउदार को, BN प्रसाद को, PN मेहरा को, P महेश्वरी को? सोचिए और बताइए। तो इसका आंसर सही होगा इसमें से चौथा, P महेश्वरी को। इन्हें प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी कहा जाता है, महेश्वरी कहा जाता है। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक थे। अगला क्वेश्चन है, निषेचन की खोज किसने की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। निषेचन की खोज किसने की थी? नवासिन ने, स्ट्रासबर्गर ने, लिवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने? निषेचन की खोज किसने की थी? सोचिए और जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर सही होगा स्ट्रासबर्गर ने। जो निषेचन है, निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी, स्ट्रासबर्गर ने। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, द्विनिषेचन की खोज किसने की?
तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें तो द्विनिषेचन की खोज नवासीन ने की थी। नवासीन ने द्विनिषेचन की खोज की, याद रखेंगे। नवासीन द्विनिषेचन, क्योंकि पहले निषेचन आया होगा और बाद में द्विनिषेचन आया होगा। तो आप इस ट्रिक से याद रखना कि निषेचन पहले आया तो स्ट्रासबर्गर ने किया, जबकि द्विनिषेचन तो दोबारा से निषेचन हुआ, उसको नवासीन ने किया था। द्विनिषेचन को नवासीन ने, नवासीन यानी नया चीज आ गई, नई सीन आ गई तो नवासीन हो गया। तो ये एक ट्रिक हो गई एक तरह से। तो द्विनिषेचन को नवासीन से याद रखेंगे, बाकी निषेचन स्ट्रासबर्गर ने किया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य क्या होता है? यह क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है पहले, तो सोचिए और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए। तो इसमें ऑप्शन सही होगा तीसरा, डीएनए वर्धीकरण होता है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य डीएनए वर्धीकरण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पराग नलिका का अध्ययन द्वारा बीजांड में प्रवेश क्या कहलाता है? बीजांड यहां होना चाहिए, बीजांड, और ये अध्ययन नहीं है, अध्यावरण है, अध्यावरण। तो प्रश्न है, पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश क्या कहलाता है? यानी जैसे यहां पर एक हम बना लें बीजांड इस तरह से, तो जब पराग नलिका अध्यावरण के द्वारा जा रही है, तो अध्यावरण क्या है? ये है दरवाजे, चाहे इधर से चली जाए चाहे इधर चली जाए। तो जब इधर से जा रही या फिर इधर से जा रही, अध्यावरण के द्वारा घुस रही है बीजांड के अंदर, तो उसे क्या कहा जाता है? निभागीय प्रवेश कहा जाएगा? तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि निभाग यहां होता है। अगर निभाग के द्वारा प्रवेश करेगी तो सीधे प्रवेश करेगी, इसलिए निभागीय प्रवेश नहीं होगा। अंडद्वारी प्रवेश, तो अंडद्वारी प्रवेश ये होता है जब द्वार से जाए, तो इसे अंडद्वारी प्रवेश कहा जाता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर है, इनमें से दोनों सही है, तो ये बिल्कुल, दोनों तो बिल्कुल सही ही नहीं है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अध्यावरणीय प्रवेश कहलाता है। जो पराग नलिका अध्यावरण से बीजांड में जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? अध्यावरणीय प्रवेश कहा जाता है, अध्यावरणीय प्रवेश। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ ही गया। 14 नंबर है, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? द्विनिषेचन की खोज आप सभी लोग बता लेंगे। द्विनिषेचन की खोज नवासीन ने की थी, क्योंकि द्विनिषेचन बाद में खोजा गया और निषेचन पहले खोजा गया। तो द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? नवासीन ने की थी। इस ट्रिक से याद रखेंगे कि ये बाद में खोजा गया, इसलिए नया है तो नया से नवासीन आ गया। तो इस तरह से याद रखेंगे, एक ट्रिक है एक तरीके की। तो नवासीन ने की थी, जबकि स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज की थी। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, बीटी क्या है? बीटी किसे कहा जाता है? इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए। बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस, जैव प्रौद्योगिकी, बीटी कैरोटीन, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, कौन सा सही होगा इसमें से? तो सभी लोग जानते हैं जो बीटी है बैसिलस थुरिंजिएंसिस होता है। बीटी फॉर बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ये जो जीवाणु है ये क्या है? जीवाणु होता है या बैक्टीरिया होता है, जो कहां पाया जाता है? मृदा में मिलता है। ये बैक्टीरिया कहां पाया जाता है? मृदा में मिलता है। और इस जीवाणु का जो प्लाज्मिड होता है, जैसे ये प्लाज्मिड है, जो प्लाज्मिड होता है इस जीवाणु का, तो इसके प्लाज्मिड के एक जीन समूह पर, प्लाज्मिड के एक जीन समूह पर एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनती है। एंडोटॉक्सिन प्रोटीन या विष का निर्माण होता है। और ये जो एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनती है ये जीवाणु के स्पोरों में इकट्ठा रहती है। जीवाणु के स्पोरों में इकट्ठा रहती है, स्पोरों में। इसे क्रिस्टलाइन प्रोटीन बोला जाता है। क्रिस्टलाइन प्रोटीन बोलते हैं इसे, क्रिस्टलाइन प्रोटीन। और इसे क्राई प्रोटीन भी बोला जाता है, चाहे क्रिस्टलाइन प्रोटीन कहो चाहे क्राई प्रोटीन कहो, क्राई प्रोटीन। और यह प्रोटीन जिस जीन के द्वारा निकलती है, जिस जीन के द्वारा बनती है, उस जीन को क्राई जीन कहते हैं,
क्राइजीन कहा जाता है उस जीन को जिससे ये बनती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस जीन को निकालकर फसलों में डाल दिया, तो वो बीटी फसल बन गई। फिर अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। एनिमल सेल्स में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक कौन सा है बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए कि इसके कौन सा ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त संवाहक कौन सा है? तो आंसर सही होगा इसमें से PBR 322 उपयुक्त संवाहक होता है, सबसे बेस्ट संवाहक। अगर बेस्ट संवाहक की बात की जाए, क्योंकि उपयुक्त कहा है तो बेस्ट पूछा गया है, तो PBR 322 मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी है? जो बीटी कपास है ये किसके प्रति प्रतिरोधी होती है? तो देखिए, अभी आपको यहां थोड़ा सा बताना भूल गए थे, ये जो क्राइजीन है, ये जो क्राई प्रोटीन का निर्माण करती है, क्राइजीन क्राई प्रोटीन का निर्माण करती है, तो ये क्राई प्रोटीन कीटों के प्रति प्रतिरोधी होती है, कीटों को मारती है। तो बीटी कपास है तो बैसिलस थोरेंजियसिस यानी इसी के जीन के द्वारा ही बनाई गई है। तो बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी होगी? कीटों के प्रति प्रतिरोधी होती है, कीटों को मारती है। जिस भी फसल में इसके जीन को डाल दिया गया है तो वो फसल, उसमें कीट नहीं लगते हैं, वो कीटों के प्रति प्रतिरोधी हो गई है। अगला क्वेश्चन है, बीटी फसलों के निर्माण में सहायक जीवाणु का नाम बताइए। जो बीटी फसलें हैं इनके निर्माण में सहायक जीवाणु का नाम तो अब तो सभी लोग जान गए होंगे। सहायक जीवाणु कौन सा है? बैसिलस थोरेंजिएंसिस होता है, बैसिलस थोरेंजिएंसिस। तो ये बीटी पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में देख लेना जरूर आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभाविता का नियम किसने दिया? सोचिए और बताइए। हुगो डी व्रीज ने दिया था, कि मेंडल ने दिया था, कि डार्विन ने दिया था, या इनमें से किसी ने नहीं दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए, आपको बता दें, जो हुगो डी व्रीज हैं इन्होंने उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था और बताया था कि जो जीवों में उत्परिवर्तन होते हैं, चेंजेस आते हैं, तो वो जीन्स की वजह से आते हैं। जीन्स में अचानक जो परिवर्तन हो जाते हैं, आनुवांशिक पदार्थ में जो अचानक परिवर्तन हो जाते हैं, उसे ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। और इन्होंने संध्या प्रिमरोज नामक पौधे पर प्रयोग किया था, संध्या प्रिमरोज नामक पौधे पर प्रयोग किया था, जिसका वैज्ञानिक नाम आइनोथेरा लैमेर्कियाना होता है। जो मेंडल हैं इन्होंने आनुवांशिकी के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। एक तो प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम था, पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और 2 प्रयोग दिए थे, एक संकर संकरण और 2 संकर संकरण। ये पूरे प्रयोग, पूरा उत्परिवर्तनवाद चाहे हो, चाहे जीन हो, चाहे गुणसूत्र हो, चाहे पृथक्करण का नियम हो, प्रभाविता का नियम हो, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हो, ये सब हमारे चैनल में अपलोडेड है और बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। आप लोग जाइए एक बार देखिए, आपको हमारी बात पर विश्वास हो जाएगा कि हाँ, सब कुछ समझ में आ गया है आपको। अगला है डार्विन। तो डार्विन चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इनका पूरा नाम है और इन्होंने जैव विकास के संबंध में जो प्राकृतिक वर्णवाद दिया वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। तो प्रभाविता का नियम किसने दिया था? इसमें मेंडल ने दिया था, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केल्विन चक्र में CO2 ग्राही होता है। केल्विन चक्र में CO2 ग्राही इसमें से कौन होता है? सोचिए और बताइए। CO2 को ग्रहण कौन करता है? RUBP, RUMP, PGA, PEP। केल्विन चक्र में CO2 ग्राही होता है, कौन होगा? तो इसका आंसर सही होगा पहला, RUBP। केल्विन चक्र में CO2 ग्राही होता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्न में से कौन सा संकेत सही है? जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसके लिए इनमें से कौन सा संकेत सही है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टर्नर सिंड्रोम में। तो आपको बता दें, जो टर्नर सिंड्रोम है ये लिंग गुणसूत्री विकार होता है, लिंग गुणसूत्रीय विकार है। अब लिंग गुणसूत्र पुरुष में XY और स्त्री में XX पाए जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक X की जगह पर
एक x का विलोपन हो जाता है, जो लिंग गुणसूत्र होता है एक x का विलोपन हो जाता है या एक लिंग गुणसूत्र का विलोपन हो जाता है, इसलिए इसमें x 0 हो जाता है। तो कुल हमारे एक प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन एक कम हो गया तो इसमें कुल 45 गुणसूत्र रह जाते हैं टर्नर सिंड्रोम में। तो x 0 वाला इसमें सही हो जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जीन उपस्थित होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और सोचिए, बताइए जल्दी से इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जीन उपस्थित होते हैं गुणसूत्रों पर, पटलिका पर, प्लाज्मा कला पर, मीसोसोम पर। तो अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ये मानव कोशिका है, मानव कोशिका में ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये देखिए ये क्रोमैटिन तंतु होते हैं, क्रोमैटिन तंतु हैं। तो यही जब कोशिका विभाजन होने लगता है, कोशिका विभाजन जब होता है तो विभाजन होने पर ये जो क्रोमैटिन तंतु हैं ये छोटे छोटे और मोटे मोटे हो जाते हैं, तब इन्हें गुणसूत्र कहा जाता है या क्रोमोसोम कहा जाता है। और ये जो गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों पर डीएनए होता है और डीएनए जो होता है, इस डीएनए पर जीन पाए जाते हैं। तो जीन उपस्थित कहाँ होते हैं? तो गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। फिर अगला है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? सोचिए और बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, उल्टा, सीधा, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो आपको बता दें, इसमें दूसरा ऑप्शन से होगा, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, सदैव सीधा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के भ्रूण विकसित होने को कहते हैं। निषेचन भी ना हो और भ्रूण बन जाए, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, हम इसमें से चलिए 2 ऑप्शन कम कर देते हैं। जो बहुभ्रूणता है ये नहीं होगा, जो अनिषेक फलन है ये नहीं होगा। अब ये 2 ऑप्शन बचे हैं, इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप सोचिए और आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन फल के विकास को कहते हैं। निषेचन ना हो और फल का विकास हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिना निषेचन के फल का विकास क्या कहलाता है? तो जब निषेचन ना हो और फल बन जाए तो उसे अनिषेक फलन कहा जाता है, अनिषेक फलन। अगला क्वेश्चन है, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक है? एक तालाब का पारिस्थितिक तंत्र है, इस पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक पूछा गया है। तो देखिए, जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, चाहे उत्पादक कहो चाहे प्राथमिक उत्पादक कहो, सब एक ही होते हैं। और प्राथमिक उत्पादक में वास्तव में शैवाल होते हैं, शैवाल जो हरे पादप होते हैं वही उत्पादक हैं। अब इसमें हरे पादप शैवाल हैं, कवक नहीं होता है क्योंकि ये रंगहीन होता है, और विषाणु नहीं होता है, जीवाणु नहीं होता है। तो जो शैवाल है यही प्राथमिक उत्पादक होता है। अगला क्वेश्चन है, निभाग पाया जाता है। निभाग कहाँ पाया जाता है? देखिए, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं बीजांड से, हम आपको जल्दी से बता देते हैं। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल एक बीजांड है, ये बीजांड फॉर एग्जाम्पल मैंने बना लिया है। तो देखिए, ये बीजांड काय पूरा होता है, यानी बीजांड का शरीर। बीजांड काय मतलब बीजांड का शरीर। वास्तव में बीजांड का यहां पर होता है, लेकिन आपको ऐसे ही बता रहे हैं। ऊपर से अगर देखा जाए तो बीजांड का पूरा शरीर ये हो गया है। तो बीजांड काय, और ये होता है बीजांड वृंत, बीजांड वृंत। तो बीजांड काय बीजांड वृंत से जहां जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो उसे नाभिका कहा जाता है, नाभिका कहते हैं। और दूसरा पॉपुलर क्वेश्चन ये आता है कि निभाग कहाँ पाया जाता है? तो ये जो ऊपर वाला भाग है जहां से अध्यावरण जुड़े रहते हैं, इसे ही निभाग कहा जाता है, निभाग। तो निभाग कहाँ पाया जाएगा? बीजांड में पाया जाता है। ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, इसी में से आ जाएगा। एक तो बीजांड काय बीजांड वृंत से जहां जुड़ा होता है उसे नाभिका कहते हैं या हाइलम कहा जाता है, नाभिका या हाइलम। और दूसरा, निभाग कहाँ पाया जाता है? तो जहां से बीजांड के अध्यावरण जुड़े रहते हैं उसे ही निभाग या चलाजा कहा जाता है, चलाजा। तो इसमें दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव का निकट संबंधी है।
आधुनिक मानव का निकट संबंधी इसमें से कौन सा है? गौरिल्ला, गिब्बन, ओरंगुटान, चिंपैंजी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोचिए और जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका आंसर सही होगा, चिंपैंजी आधुनिक मानव का निकट संबंधी है। तो आप लोग ये जरूर बताएं कि आपका कितना आंसर सही हुआ। 28 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपने 15 सही किया, 20 सही किया, 25 सही किया या 28 में 28 सही किया। इसका जरूर कमेंट करें कि कितने आपके सही हुए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।